हाँ जी, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, आज का जो सेशन है ये स्टडी इन स्वीडन के हवाले से है। इसमें हम डायरेक्टली जो डे टू डे आप लोगों को एप्लीकेशन के लिए या रिक्वायरमेंट के अंदर, प्रोसीजर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन है तो उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बजाय इसके कि हम प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करें और चीज़ों को डिस्कस करें। पहले बताएं जो जो आपके क्वेश्चंस है ना, वो डायरेक्टली हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और क्योंकि शॉर्ट टाइम की मीटिंग होती है, इसके अंदर काइंडली एक चीज को थोड़ा आपने रखना है कि ये पॉसिबल नहीं होगा कि 1 to 1 स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट की एवेल्युएशन हो सके। कि जो जर्नल चीजें हैं हम ट्राई करेंगे कि जर्नल चीजें सारी कवर हो जाए। अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो ये इनफॉर्मल टाइप ऑफ मीटिंग है। इसके अंदर आप डायरेक्टली अपना आस्क द क्वेश्चन या आप टाइप कर दें या अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछ लें। वैसे 15 जनवरी लास्ट डेट होती है एप्लीकेशन की, लेकिन अगर लास्ट डेट पे वीकेंड आ जाता है तो वो 1 या 2 दिन आगे चली जाती है। तो इस दफा वीकेंड आ रहा है 15 को, तो 16 जनवरी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन जो ऑटम इनका सेशन होता है, जो मेन सेशन है, जिसे अगस्त सितंबर का सेशन भी कहते हैं। अ, स्वीडन के अंदर इतने में जर्नल जो चीजें हैं वो डिस्कस करता जाता हूँ जब तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं आता। उसमें जो मास्टर प्रोग्राम्स हैं, मास्टर प्रोग्राम्स की ऑलमोस्ट सारी रेंज अवेलेबल है स्वीडन के अंदर, लेकिन अंडर ग्रेजुएशन के अंदर बहुत कम प्रोग्राम अवेलेबल हैं। इज डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन कंपल्सरी फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन? ये मैं साथ साथ क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, अगर आप ये एवरीवन को आए हुए हैं आप भी पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की, यस, डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेड मैंडेटरी है स्वीडन के लिए। आपको मैट्रिक और इंटर को अटेस्ट करवाना है आईबीसीसी से, और ग्रेजुएशन और मास्टर्स को करवाना है एचईसी से। जब डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन से मुराद ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्रीज बोथ, दोनों है। स्कॉलरशिप प्रोसीजर, आई एम केमिकल इंजीनियर, 3.68 CGPA। केमिकल, रिन्यूएबल एनर्जी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, केमिकल। जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप इज क्वाइट ट्रिकी थिंग। स्कॉलरशिप का कोई भी सर्टेन क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आपका CGPA लेट 3.9 है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। स्कॉलरशिप बेस करता है 2-3 चीजों के कॉम्बिनेशन के ऊपर, जिसके अंदर आपका CGPA है, आपका मोटिवेशन है जो आपने उस डिग्री को, उस यूनिवर्सिटी को चूज करने की है, अगर आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस है वो काउंट होता है। तो ये चीजें जितनी आपकी वेल स्ट्रीम्ड होंगी, कि आपने फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है, आपने रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ऑलरेडी कोई 2-3 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है, आप आगे सेम प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, तो एक बेटर स्ट्रीम लाइन पे आप बेटर कैंडिडेट होते हैं। डॉक्यूमेंट्स पोस्ट सेंड करने पड़ते हैं? नहीं, स्वीडन के डॉक्यूमेंट्स इन योर केस आपको बाय पोस्ट सेंड नहीं करने। आपको जो एचईसी से अटेस्टेड और आईपीसीसी से अटेस्टेड है वो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर देने हैं। उसकी अटेस्टेड कॉपीज फ्रंट एंड बैक, कोशिश करें एक फाइल के अंदर एक डॉक्यूमेंट हो। अगर मैट्रिक है, फ्रंट और बैक मैट्रिक का एक फाइल में हो पीडीएफ के अंदर, और कोई भी फाइल 2 MB से बड़ी ना हो। आप जब करते हैं यूनिवर्सिटी एडमिशन की साइट पे अपलोड करते हैं, वहां पे आप कर सकते हैं बड़ी फाइल भी अपलोड, लेकिन जब कल को दोबारा माइग्रेशन आपसे मांगेगा तो वहां पे आप बड़ी फाइल नहीं कर सकते, तो वो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए बेहतर है कि 2 MB की ही फाइल हो या 2 MB से कम की फाइल हो। हाँ जी, हाँ जी, आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। ये मेरे लिए ज्यादा हेक्टिक है कि मुझे पहले पढ़ना पड़ता है फिर बताना पड़ता है, और इसमें मुझ क्वेश्चन मिस होने के चांस भी हैं बीच में। स्टडिंग नाउ इन 7th सेमेस्टर, कैन आई अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप? 7th सेमेस्टर का मतलब है कि अभी आपका 8th सेमेस्टर भी होगा जो जाके लेट खत्म होगा। इसमें मेरा अपना ख्याल है कि आपके लिए चांसेस कम है कि आप अप्लाई कर सकें, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए आपकी इन टाइम एप्लीकेशन होनी चाहिए और आपका इन टाइम एडमिशन सिक्योर होना चाहिए, जो इस कंडीशन में नहीं होगा। What about visa ratio? Why application are getting refusal? What are the chances of getting visa? And ये आपने ये एक क्वेश्चन नहीं किया, ये आपने पूरा एक जो है ना हाइपोथेसिस दे दिया मुझे थीसिस का। ये इतना लंबा क्वेश्चन है।
वीजा रेशो खराब अस्सलामुअलैकुम। क्यों हुई है? ये कोई मतलब इसके दो वर्जन है, एक ऑफिशियल एक अनऑफिशियल। मैं फिलहाल ऑफिशियल वर्जन दूंगा। वो स्टूडेंट्स की इंटेंशन चेक करते हैं कि यहाँ आके स्टूडेंट कितना पढ़ रहा है, और जिस मुल्क के स्टूडेंट ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ रहे होते हैं, जो पहले आए हुए होते हैं, वहां पे उनकी उतनी लीनियंट प्रोसीजर होता है। आज से 2-3 साल पहले स्वीडन का इंटरव्यू ही नहीं था होता, बगैर इंटरव्यू के वीजा लग जाता था। फिर 3 साल इन्होंने इंटरव्यू लगाया, फिर इन्होंने पार्शियल इंटरव्यू किया कि 50% का होता है, 50% का नहीं होता, और लास्ट ईयर से उन्होंने सबका इंटरव्यू शुरू कर दिया है। बेसिकली स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते स्टडीज में, और सम टाइम उनकी इंटेंशंस कुछ और होती हैं एल्स देन स्टडीज, इसलिए ये इफेक्ट करता है। लास्ट ईयर भी जो कहते हैं, अभी तक हिस्ट्री का जो स्वीडन का सबसे बुरा साल रहा है 2022 रिगार्डिंग वीजा एप्लीकेशंस, उसमें भी हमने तो ये एक्सपीरियंस किया है कि जिस स्टूडेंट ने अर्ली अप्लाई कर दिया है उसको वीजा मिला है। मोस्टली वीजाज वो रिफ्यूज हुए हैं जिन्होंने वीजा अप्लाई करने में टाइम लिया है, लाइक किसी ने जाकर जुलाई के मिड में अप्लाई किया हुआ है। बहुत कम केसेस हैं जिनके मई में, अप्रैल में, अर्ली जून में वीजे फाइल हुए थे और उनका वीजा रिफ्यूज हुआ है। My father wants to sponsor me and has a active statement. स्वीडन के लिए पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट नहीं चल सकती, स्टूडेंट के अपने अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसमें आप ये कर सकते हैं कि आपने जब बैंक स्टेटमेंट बनवानी है, आप अपने फादर से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं, जो कल को आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि जी ये मेरे फादर ने मुझे पैसे दिए थे और ये मेरे अकाउंट में आए हैं। लेकिन आप स्टेटमेंट अपने फादर की नहीं लगा सकते। सर बैंक स्टेटमेंट का अभी ऊपर ही क्वेश्चन ये हुआ ही है, स्टेटमेंट का यही हुआ है। सर कैन अ स्टूडेंट वीजा गो मास्टर इन स्टडी वीजा आफ्टर 1 year डू माय मैरिज, इट इज पॉसिबल टू टेक वाइफ, इज ये को एप्लीकेंट का जो को एप्लीकेंट है या फैमिली रीयूनिफिकेशन है, इसके लिए कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है। लेकिन स्टूडेंट जो है वो अपने वाइफ को और बच्चों को, स्पॉन्सर्स को साथ रख सकता है, सॉरी को एप्लीकेंट्स को साथ रख सकता है, और पेरेंट्स को विजिट वीजे पे बुला सकता है। अगर आपका 1 साल का वीजा रहता है, आप अगर एक्टिव स्टूडेंट हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो देर इज अ हाई चांस के आपका जो स्पाउस हैं उनका वीजा लग जाएगा। If we have a refusal from UK, do we need to mention it? हाँ जी, यस, थ्योरेटिकली यस, आपको बताना चाहिए। इस तरह के सवाल जो मुझे भी मुश्किल में डाल दें वो ना करें। ये वीजा फाइलिंग की कुछ ट्रिक्स होती हैं कि क्या आपने मेंशन करना है, क्या नहीं करना। लेकिन बेहतर ये होता है कि जो चीजें सही और ट्रांसपेरेंट है वो आप मेंशन कर दें। गैप एक्सेप्टेबल है कि नहीं? यस, गैप एक्सेप्टेबल है। आप स्वीडन के अंदर आपको गैप का इशू नहीं है, एज का इशू नहीं है। यस, बट आपको ये जस्टिफाई करना है कि आपका स्टडी गैप आया क्यों है। आप जॉब कर रहे थे, आप कोई फर्दर स्टडीज कर रहे थे, या आपने अगर कोई ब्रेक लिया है, बिजनेस कर रहे थे, वो आपने जस्टिफाई करना होता है कि आपका गैप आया क्यों है। व्हाट अबाउट द स्टडी गैप 3 years, ये सेम क्वेश्चन ही है कि गैप का इशू नहीं है। एज लिमिट का भी इशू नहीं है। अगर गैप और एज लिमिट ऑलमोस्ट एक जैसी चीज है। अगर आपने फॉर एग्जांपल आज से 4 साल पहले ग्रेजुएशन किया और 4 साल से आप एक जॉब कर रहे हैं, अभी ऊपर हमने स्कॉलरशिप के क्वेश्चन के लिए यही चीज डिस्कस की थी कि वो जॉब एक्सपीरियंस आपको समहाउ सपोर्टिंग है, नेगेटिव पॉइंट की बजाय वो आपका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आप मीनवाइल जब आपका स्टडी गैप जो था, मीनवाइल आप अपने आप को एनहांस कर रहे थे, आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे थे कि आपने लाइक गेट नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज। तो इट इज गुड कि अगर आपका गैप है ग्रेजुएशन के बाद और आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और वो जस्टिफाइड है। पार्ट टाइम जॉब ड्यूरिंग द स्टडी, पार्ट टाइम जॉब, ये एक हार्ड क्वेश्चन है। नॉर्मली मिल जाती है अगर आप कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप यहाँ आएंगे और आते ही आपको लाइक 10 दिन बाद एक जॉब मिल जाएगी और आप यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी, इट्स नॉट गोना हैपन। आपको यहाँ आके पर्सनल नंबर अप्लाई करना होता है, पर्सनल नंबर मिलने के बाद आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। समटाइम पर्सनल नंबर मिलने में ही आपको 2-2 माह लग जाते हैं, 3-3 माह लग जाते हैं।
तो मैं आपको हाईली रिकमेंड ये करूंगा कि पहले सेमेस्टर के अंदर इस चीज को काउंट में ना लेके आए कि आपको पार्ट टाइम जॉब मिलेगी। मिल जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन आप उसको काउंट में ना लेके आए कि जी मैं वहां से 5,000 महीने का कमा लूंगा या 4,000 महीने का कमा लूंगा। तो इस तरह आप अपनी बजटिंग ना करें। मिल गई तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको टाइम लग जाता है प्रोसीजर को समझने में, सिस्टम को समझने में, यहाँ के अपने रिक्वायरमेंट्स पूरी करने में। हाउ मच स्टेटमेंट इज सर एक रिक्वायर्ड। सवाल था, आपको मेरी आवाज आ रही हो? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। तो उस्मान, आवाज आ रही है मुझे। हूँ तो रिजेक्शन यानी कि कोर्स में ही नाम नहीं आया। जी जी, मैं 2 दफा अप्लाई कर चुका हूँ और ना कोर्स में यानी कि उस्मान, आपकी आवाज टूट गई है। आपके क्वेश्चन से जो मुझे समझ लगी है वो ये लगी है कि मुझे आपने ऑफर 2 लेटर दफा, ही नहीं हुआ था कनॉट यूनिवर्सिटी की तरफ से ना। आपकी मुझे बात से ये समझ लगी है कि आपने 2 दफा अप्लाई किया और आपका एडमिशन ही नहीं हुआ। जी जी जी, और मैं पूछना ये चाह रहा था कि अब मैं दोबारा करने लगा हूँ और क्या मैं नया पोर्टल बनाऊं या पुराना ही चला लूं, और क्या फायदा है क्या नुकसान है नया पोर्टल बनाने में या पुराना ही चलाने में? वेल, पहले तो ये जो आपका 2 दफा एडमिशन नहीं हुआ, जब पाकिस्तान से स्टूडेंट अप्लाई कर रहा होता है ना, वो हम बीइंग पाकिस्तानी ना थोड़े से इमोशनल लोग हैं। हम प्रोग्राम को देखते हैं जो हमारे जज्बात के करीब होता है कि मैं ये करना चाहता हूं आगे। स्वीडन के अंदर हर चीज चलती है पेपर के ऊपर। आपका जो एडमिशन नहीं हुआ उसकी वजह यह है कि आपने जो सब्जेक्ट्स चूज किए हैं, प्रोग्राम चूज किए हैं, वो अप्रोप्रिएट नहीं थे। जब भी आप चूज करें प्रोग्राम, वो चूज करें जो आपकी क्वालिफिकेशन के मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट रेलिवेंट हो। अदरवाइज काफी लंबा आपको वेट के बाद रिफ्यूजल मिलेगा। सेकेंडली, जो आपका क्वेश्चन है, पोर्टल बिल्कुल बिल्कुल चेंज ना करना। अगर आप 2 पोर्टल बनाएंगे, वो दोनों पोर्टल को ब्लॉक कर देंगे या वो ऑटो मर्ज करके किसी एक को चला देंगे। आपकी एप्लीकेशन भी जाया हो सकती है, आपका सेशन भी जाया हो सकता है इस चीज के अंदर। कीप स्टिक विद द सेम पोर्टल, नया पोर्टल नहीं बनाना आपने। हमजा, आप क्वेश्चन मतलब आप क्वेश्चन कर लें बीच में, क्योंकि इधर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं मतलब मुझे सब समझ में नहीं लग रही कि इधर रिटर्न क्वेश्चंस कितने हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन करना था कि मैंने अप्लाई किया था बिजनेस इंटेलिजेंस के प्रोग्राम में ना डलहौजी यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे एडमिशन वगैरह तो सारा कुछ हो गया हुआ है, फ़ीस मैंने प्रोसेस कर दी हुई है। तो अभी मैंने 16 नवंबर को इंटरव्यू दिया था, तो अभी तक वेटिंग में हूँ। तो नॉर्मली तो रिस्पांस आ जाता है 4 वीक्स के अंदर, तो मैक्सिमम 8 वीक्स का उन्होंने लिखा तो हुआ है, लेकिन मुझे कोर्स जो है वो 16 से स्टार्टेड है, तो 2 वीक्स अभी रह गए हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए नेक्स्ट, आपकी क्या देखिए, रिकमेंडेशन है? आपको एक तो यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना चाहिए, उनसे एक्सटेंशन लेनी चाहिए। दूसरा, यूनिवर्सिटी से पूछना चाहिए कि अगर मेरा वीजा नहीं लगता तो क्या मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करके कंटिन्यू कर सकता हूँ। तीसरा, आपको यूनिवर्सिटी जवाब दे, वो आपको माइग्रेशन से कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि जी मैंने इस डेट से पहले पहुंचना है, तो प्लीज रिकंसिडर करें मेरे केस को। इसका कोई जो 2 से 4 से 8 हफ्ते का टाइम जो लिखा हुआ है, वो उन्होंने एक फोरकास्ट की है जो कि एब्सोल्यूट नहीं है। और उन्होंने साथ लिखा भी हुआ है कि ये जो टाइम है, ये लाजमी नहीं है कि इतना ही टाइम लगे, इसके अंदर टाइम कम ज्यादा भी हो जाता है। तो और स्पेशली जनवरी सेशन के अंदर जो स्प्रिंग सेशन होता है, ये काफी प्रॉब्लम आती है कि नोटिफिकेशन और क्लासेस के दरमियान क्रिसमस न्यू ईयर की छुट्टियां भी आ जाती हैं और टाइम थोड़ा होता है क्लासेस स्टार्ट होने में। तो मतलब यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें पहले और फिर माइग्रेशन से। ठीक है, इसमें मैं अगर एडिशन कर दूं तो मैंने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे मतलब डेट का तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि डिसीजन का वेट करें, कोर्स को रजिस्टर ना करें। तो मैंने केस ऑफिसर से इसमें बात की है, मैंने उसको एक दफ़ा कॉल भी की है, एक दफ़ा उसको ईमेल भी की है। तो उसका यही रिस्पॉन्स है कि हम कोर्स स्टार्ट से पहले जो है हम मेक श्योर करेंगे कि हम सबको रिस्पॉन्स कर दें। हम काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो मतलब फिर फिर तो सिवाय इंतजार के और कुछ नहीं कर सकते। आपको वेट ही करना है जब तक डिसीजन ना आ जाए। कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई और अदारा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता माइग्रेशन को। ठीक है, चलें, ठीक है, अब बेहतर यहाँ होगा। पे क्या, हाउ मच स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर मास्टर प्रोग्राम, ये बहुत वेरी करती है आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं
और आपका मास्टर प्रोग्राम कितने ड्यूरेशन का है, तो और आप कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ऑलमोस्ट 8,700 to 8,800 इस साल का भी आएगा। इतने स्वीडिश क्राउन पर मंथ के हिसाब से आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इंटरमीडिएट के बाद एक्सेप्ट करते हैं अगर इंटरमीडिएट में आपने एफएससी की हुई है या मैथ पढ़ा हुआ है इंटरमीडिएट के अंदर, जो रेगुलर जनरल मैथ होता है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएशन में विद IELTS 6.5, नो बैंड लेस देन 5.5। None of my documents are attested if degree doesn't get attested before 16th of January। 16th of January एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, डॉक्यूमेंट्स की नहीं है। डॉक्यूमेंट की लास्ट डेट 1st of February है। अगर आपके 1st of February तक भी डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाते हैं तो इट इज फाइन, आप उसे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप लेट हो जाते हैं, इन दैट केस आपको एडिशनल सपोर्ट चाहिए होगी, जो यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेट करके कि मेरे लेट एप्लीकेशंस को आप री रिव्यू कर दें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लेट हो जाते हैं, एप्लीकेशन लेट हो जाती है, समटाइम अनक्वालिफाइड हो जाते हैं, तो वी हेल्प देम के बाद में उनको कहीं प्लेस कर दें और यूनिवर्सिटी से रीअसेसमेंट करवा दें। यूनिवर्सिटी जब डॉक्यूमेंट दोबारा पूरे हो जाते हैं दोबारा रीअसेस कर देती है डॉक्यूमेंट्स को। स्टेटमेंट कितने ड्यूरेशन की होनी चाहिए? स्वीडन के लिए हिस्ट्री नहीं रिक्वायर्ड होती। आपका अगर आपने फॉर एग्जांपल 15 मई को आप वीजा फाइल कर रहे हैं, अगर 14 मई को भी आप बैंक स्टेटमेंट में पैसे रख के निकलवा के बैंक स्टेटमेंट जमा करवाते हैं, पैसे नहीं निकलवाने उसमें से, दोबारा स्टेटमेंट लेके आप अप्लाई करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यूके की तरह 28 दिन की हिस्ट्री रिक्वायर्ड नहीं है। सर 3000 वर्किंग आवर्स हो, अच्छा ये 3000 वर्किंग आवर्स तो ये एसआई स्कॉलरशिप के हैं, ये अभी हम उससे बहुत पीछे हैं एसआई स्कॉलरशिप वाले फेज से। लेकिन ये आप वर्किंग आवर्स को कन्वर्ट कर लें, एक दिन में 8 वर्किंग आवर्स होते हैं, 40 आवर्स अ वीक होते हैं, तो इसको कन्वर्ट कर लें कितने बनते हैं। डज रिजेक्टो पता नहीं है, आतिफ आपका मुझे मैसेज समझ नहीं लगा। कैन अप्लाई फॉर स्टूडेंट इफ आई हैव डन माय एमबीए फ्रॉम, अगर आपने एमबीए किया हुआ है यूके से, यूके जाके किया हुआ है, ये दो मुख्तलिफ हैं, एक पाकिस्तान से यूके की डिग्री मिल जाती है, एक यूके जाके किया होता है आपने। अगर आपने यूके जाके किया हुआ है एमबीए 1 साल का, तो यस आप उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आपको एग्जम्पशन का भी हो सकता है आइल्स में। डज रिजेक्ट वीजा रिजेक्शन इन वन यूरोपियन कंट्री इफेक्ट द वीजा? नहीं, ये बिल्कुल कोई मैटर नहीं करता। हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका 2-3 दफा पहले स्वीडन का ही रिफ्यूज हो चुका होता है, किसी और मुल्क का नहीं, स्वीडन का ही स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज हो चुका होता है। स्वीडन में ये बिलीव करते हैं इस चीज पे कि हर साल के अंदर हर स्टूडेंट का सिनेरियो डिफरेंट होता है। पिछली दफा अगर आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है, जिस प्रॉब्लम या जिस वजह से हुआ है, आप उसको एड्रेस करें। अगर किसी दूसरे मुल्क में किया है, उसके अलग सिनेरियो हैं, अलग सर्कमस्टांसेस हैं, ये इफेक्ट नहीं करता। इज इट पॉसिबल टू सिक्योर स्कॉलरशिप का सिक्योरिटी या आप गारंटी? इम्पॉसिबल है। कोई भी शख्स दुनिया में स्वीडन के स्कॉलरशिप की गारंटी नहीं कर सकता। हाँ, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। अगर आपका सीजीपीए 3.9 आउट ऑफ 4 है, आपने 2-3 साल एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया हुआ है, देन यस आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है, लेकिन गारंटी नहीं हो सकती स्कॉलरशिप की स्वीडन में किसी भी जगह। ज्वाइंट एप्लीकेशन होती है स्वीडन? नहीं, ज्वाइंट एप्लीकेशन में आपका मतलब समझा नहीं हूं, लेकिन स्वीडन के अंदर एक हिसाब से ज्वाइंट एप्लीकेशन ही होती है कि सारी यूनिवर्सिटीज का एक ही पोर्टल है, universityadmission.se, और आप उसी पोर्टल के ऊपर जाके अप्लाई कर रहे होते हैं। आपने एक ही एप्लीकेशन फी जो 900 स्वीडिश क्राउन है वो आपने पे करनी है, और उसके बाद आप 4 मास्टर्स की और 8 अंडर ग्रेजुएशन की ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। सर इंटरव्यू आइल्स के बारे में एक था क्वेश्चन। हाँ जी कि आईटी को तो आइल्स एग्जम्प्ट है, क्या मैनेजमेंट साइंसेस को आइल्स एग्जम्प्ट है? क्योंकि मैंने अब साला में अप्लाई किया था तो उनकी मुझे डायरेक्ट मेल आई है कि आपका जो है ना आइल्स रिक्वायर्ड है। तो ये मुझे इस पर रोशनी डालते कि ये क्यों आई है, यानी कि मैंने तो ये सुना था कि आइल्स सबको एग्जम्प्ट है। देखिए, मुझे भी उस्मान मुझे भी उस बंदे की शिद्दत से तलाश है जिसने ये मार्केट में कहा हुआ है कि आइल्स एग्जम्प्ट है। वो बंदा मुझे भी नहीं मिला अभी तक। पाकिस्तान को सारे जितने भी कंसल्टेंट्स बैठे हैं, अब मैं किसी और की बात में फिर क्या तबसरा करूं। देखें, ये आपने खुद एक्सपीरियंस कर लिया है कि आइल्स एग्जाम नहीं है। मेल आई है आपको, दिस इज द ट्रूथ। ये ट्रूथ चीज है कि बेसिकली जो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनको आइल्स एग्जाम है,
कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनको उनकी सिलेबस बेस के ऊपर आइल्स एग्जाम्प्ट होता है। जो ये पाकिस्तान में कहते हैं ना कि हर बंदे को, हर अंडर ग्रेजुएट को, हर ग्रेजुएट को आइल्स एग्जाम्प्ट है, ऐसा नहीं है। कुछ सिनेरियो के अंदर मैनेजमेंट साइंसेज वालों को भी आइल्स एग्जाम्प्ट है, यस, और कुछ सिनेरियो के अंदर कंप्यूटर साइंस वालों को भी आइल्स एग्जाम्प्ट नहीं है। तो ये केस टू केस वेरी करता है, आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, आपका कौन सा सेक्शन है, आपने कितने साल की डिग्री की हुई है, ये सारी चीजें मिलके कॉम्बिनेशन बनाती हैं कि आपको आइल्स एग्जाम्प्ट होगा कि नहीं होगा। इसलिए मतलब ये इंडिविजुअल असेसमेंट होती है। तो ये कैसे हम असेस कर सकते हैं, यानी किसका क्राइटेरिया क्या है, कहाँ से हमें पता चल सकता है? ये मैंने वही बात अभी शुरू में की थी कि इंडिविजुअल को इस टाइम एवेल्युएट करना मुश्किल है। आप बाद में मुबश्शिर साहब से डिस्कस कर लेना, वो आपको बता देंगे कि आया आपको कहीं पे बगैर आइल्स के मिल सकता है एडमिशन के नहीं। उसमें होगा कि आपको ठीक है। आसानी हो जाएगी कि जी मैं इस होता ये है कि जब आप ना एक चीज को ध्यान में रखें, जितनी ज्यादा जी, जी। आप में सिलेक्शन आपकी एब्सोल्यूट होती है, उतनी चांसेस ऑफ एडमिशन कम होते हैं। अगर उस्मान ये चाहेगा कि मुझे, फॉर एग्जांपल उपसाला की बात है, उपसाला यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट साइंसेज के लीडरशिप के प्रोग्राम के अंदर मैंने जाना है, इसका मतलब है कि उसने एक रास्ता चुन लिया है, अब उसके पास चॉइस नहीं है कि कहीं और जाने की। दूसरी ऑप्शन उस्मान के पास ये है, उस्मान कहे कि यार मैंने स्वीडन से मास्टर्स करना है। जितने ब्रॉड आइडिया के साथ आप आएंगे उतनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि आप कहीं प्लेस किए जा सकें। मेरा ये ख्याल है कि स्वीडन के क्वालिफिकेशन एजुकेशन सिस्टम में 19-20 का फर्क है रैंकिंग के अंदर। आपको जितनी यूनिवर्सिटी पुरानी है उतनी रैंकिंग ज्यादा है, अदरवाइज सेम इनका ऑलमोस्ट सेम सिलेबस, सेम क्राइटेरिया है एवेल्युएट करने का। एडमिशन सिक्योर करें और अपने फ्यूचर को, जो आपके मेन गोल्स हैं उनको आप अचीव करने की तरफ जाएं। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके हाथ में डिग्री है, फॉर एग्जांपल लीनियस यूनिवर्सिटी की या उपसाला यूनिवर्सिटी की, आपको जॉब और आपका कैरियर आपकी स्किल पे चलना है। वो पीस ऑफ पेपर आपको सिर्फ इंटरव्यू टेबल तक लेके जाता है। गैप करो करना मस्ट है। देखिए दो चीजें हैं, एक चीज है वीजा फाइल करना, एक है एडमिशन। एडमिशन के अंदर यूनिवर्सिटी को आपके गैप से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन जब आप वीजा फाइल करेंगे, यस, वहां आपको जस्टिफाई करना है कि आपने ये जो 2, 3, 4, 5 साल लगाए हैं वो कहाँ लगाए हैं, वो आपने करना है। इज इट पॉसिबल टू सिक्योर स्कॉलरशिप? नहीं, मैंने भी स्कॉलरशिप के ऊपर बात की है। बैंक स्टेटमेंट का सोर्स जरूरी नहीं है बताना, स्वीडन नहीं मांगता सोर्स। इन केस अगर आपसे केस ऑफिसर मांग ले तो मांग ले, नॉर्मली ये प्रैक्टिस नहीं है स्वीडन की कि वो आपसे कहेंगे आप ये बताएं कि आपके पास पैसे कहां से आए। अगर आपने कहा मुझे पेरेंट्स ने दिए हैं तो वो फिर कहें पेरेंट्स के पास कहां से आए, मतलब लाइक जैसे हंगरी करता है, मतलब इस तरह नहीं है। मास्टर बिजनेस के लिए आइल्स मस्ट है, अभी मैंने यही डिस्कस किया है सलीम के, उस्मान के क्वेश्चन पे कि ये केस टू केस वेरी करेगा। हाउ आई कैन कॉन्टेक्ट यू फॉर कंसल्टेंसी इफ मोफा अटेस्टेशन? मोफा अटेस्टेशन जो फॉरेन मिनिस्ट्री की अटेस्टेशन है, ये स्वीडन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ HEC और IBCC, ये दो जो अटेस्टेशंस हैं वो रिक्वायर्ड है स्वीडन के लिए, मोफा की जरूरत नहीं है। आप मतलब इसके बाद मुबश्शिर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। कैन वी यूज बैंक स्टेटमेंट अकाउंट आफ्टर पुटिंग द बैंक स्टेटमेंट? नहीं, आपने जब तक आपका डिसीजन नहीं आ जाता, जब तक डिसीजन नहीं आ जाता, आपने बैंक स्टेटमेंट से पैसे नहीं निकलवाने। ये आपसे 3 दफा बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे एटलीस्ट। पहली दफा जब आप वीजा फाइल करेंगे, दूसरी दफा जब आपको वो कहेंगे कि आप एम्बेसी से टाइम लें, और तीसरी दफा आपने एम्बेसी लेके जानी है स्टेटमेंट हार्ड कॉपी। तो वो आपका बैलेंस चेक करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन टिल आपकी एम्बेसी प्रेजेंस तक। तो आपने बैंक स्टेटमेंट से पैसे नहीं निकलवाने। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैं इसमें थोड़ा एडिशन करना चाहूँगा। क्वेश्चन किया था तो बैंक स्टेटमेंट अकाउंट यूज़ करने का मतलब था कि लेट्स सपोज कि मैंने उसमें 3 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट मैंने शो कर दी हुई है, एम्बेसी को भी मैंने शो कर दी हुई है, तो उसके बाद अभी 1.5-2 मंथ हो गया, मेरा रिस्पांस नहीं आया, तो मैं उस अकाउंट को तो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने वो 3 मिलियन का जो एक सेट अमाउंट थी मैंने उसको नहीं छेड़ा, लेकिन उससे ऊपर की ट्रांजेक्शन हाँ जी, वो सेफ है, वो सेफ है। है। जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना बैंक स्टेटमेंट की, उससे ऊपर जितने मर्जी पैसे आए जाएं उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका इशू नहीं है।
व्हाट चलिए आर द ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पाउस वीजा फॉर स्टूडेंट? स्पाउस वीजे की रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। मेन एप्लीकेंट का एडमिशन हुआ होना चाहिए, आपके पास एनफ फंड्स होने चाहिए। इसके अलावा कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है अलहदा से एडिशनल आपको कोई साबित करना है कि मैं क्यों लेके जाना चाह रहा हूँ स्पाउस को साथ। बीएस मैथमेटिक्स क्वाइल्स एग्जाम्प्ट है कुछ यूनिवर्सिटी। ये फिर बात वही आ गई है। जनरली अगर कहें यस मैथमेटिक्स को एग्जाम्प्ट होना चाहिए, लेकिन अगेन आपको मैं कहूंगा कि ये एक स्वीडन का ये है कि साल में एक एडमिशन है। अगर आप एक चांस मिस करते हैं मतलब आप पूरा साल मिस कर देते हैं। तो बेहतर है कि पहले आप इस चीज को मेक श्योर कर लें कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे हैं, जिस प्रोग्राम में अप्लाई करने जा रहे हैं, वहां पे आपको आइल्स की जरूरत है, आइल्स या कोई भी इंग्लिश टेस्ट या जरूरत नहीं है। कंसिडरिंग द वीजा रेशो एज एज, इतने लंबे 3 क्वेश्चंस हैं। Does IELTS increase chance Swedish Uni automatically consider an application scholarship? Do scholarship आपको अप्लाई करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली आप कंसिडर नहीं होते स्कॉलरशिप के लिए। अगर आपने आइल्स किया हुआ है तो आपके स्कॉलरशिप के प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ये बात ठीक है। It is recommended to apply for Sweden, Finland, Denmark and Italy in this state, sir. Considering visa ratio has gone down little bit, it recommend apply. देखिए ये आपका अपना वो है कि आप कितनी सेफ चलना चाह रहे हैं या कितना आप चाह रहे हैं कि मैंने हर सूरत इस इनटेक में जाना ही है। स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं सारे। अगर आप इनमें अप्लाई करते हैं तो एक टाइम में स्वीडन और फिनलैंड का सेशन तकरीबन साथ साथ है, 1-2 दिन का फर्क है टोटल इनके सेशन का। तो आप इनमें पैरेलल अप्लाई कर सकते हैं। यस, फी के बारे में मुझे नहीं समझ लगी। फी के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं? ट्यूशन फी होती है, ट्यूशन फी वेरी करेगी स्वीडन के अंदर 5,000-5,500 यूरो से लेके 7,500 यूरो तक पर सेमेस्टर ट्यूशन फी होती है, और आपको पर सेमेस्टर ट्यूशन फी ही पे करनी होती है, एनुअल फी पे नहीं होती यहाँ पे। और सेकेंडली जो ट्यूशन फी है, कोशिश करें कि आप अपने अकाउंट से या अपने किसी रिलेटिव के अकाउंट से पे करें, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वीजा ना लगा तो वो ट्यूशन फी वो रिफंड करेंगे आपके उस अकाउंट में जिस अकाउंट से पैसे आए हैं। बहुत प्रॉब्लम आती है उन स्टूडेंट्स को जो मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन से पैसे भेजते हैं और जब वापस पैसे जाते हैं तो अकाउंट ट्रेस नहीं होता कि किस अकाउंट में चले गए हैं। आइल्स की ओवरऑल रिक्वायरमेंट 6.5 है, एकेडमिक नो बैंड लेस देन 5.5। और अगर आप कर रहे हैं पीटीई तो पीटीई एकेडमिक चलता है 62, राइटिंग में 61, 65 नहीं 60, ये अभी मैंने यही बात करता, 62 है और 61 मैथमेटिक्स में है। बैंक स्टेटमेंट का फिर डिपेंड करेगा कि आप किस उसमें हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किस प्रोग्राम में जा रहे हैं। और अपॉइंटमेंट डिले, अपॉइंटमेंट का जर्मनी वाला हिसाब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप अगर अर्ली अप्लाई करते हैं जर्मनी में तो आपका सेशन भी जाया हो जाता है, समटाइम अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। स्वीडन की एम्बेसी इस हिसाब से बहुत काइंड है, वो सैटरडे संडेज को भी काम करना शुरू कर देते हैं जब आपका ये वर्कलोड बढ़ता है, उनके ऊपर ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं। जब हमने देखा है कपल ऑफ ईयर से वो सैटरडे संडे को भी काम कर रहे हैं। आपको हर सूरत टाइम मिल जाता है क्लासेस से पहले यूनिवर्सिटी एम्बेसी जाके बायोमेट्रिक्स देने का और इंटरव्यू देने का। कोशिश ये करें जितनी अर्ली अप्लाई हो सकता है उतना अप्लाई करें। Can second semester fee be paid in installments? I will recommend no. यूनिवर्सिटी अलाउ कर देती है इन सम केसेस कि आप सेकंड सेमेस्टर अगर कर दे, सेकंड सेमेस्टर की माइग्रेशन को आपकी 30 क्रेडिट की रजिस्ट्रेशन चाहिए। जब आप 2 हाफ फी पे करते हैं तो आपकी हाफ रजिस्ट्रेशन हुई भी होती है। तो इसलिए हाईली रिकमेंड कि आप पूरे सेमेस्टर की ही फीस पे करें सेकंड सेमेस्टर की। What about girl student if they come Sweden? It means the problem of secure resident. हर यूनिवर्सिटी आप जिसमें अप्लाई करते हैं वो स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। आपको करना ये चाहिए कि जब आपको ईमेल आए उस ईमेल के ऊपर उसे रिस्पॉन्ड करें हाउसिंग की, और पहले सेमेस्टर की हाउसिंग मस्ट लें यूनिवर्सिटी से। आपको वैसे आके हाउसिंग ढूंढनी बहुत मुश्किल है, पहले एक सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी से ले लें। जब यहाँ आपको रहते हुए कपल ऑफ मंथ्स हो जाते हैं देन यू कैन फाइंड अदर वेज के किसी और हाउसिंग में, कोई कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल हाउसिंग में चले जाते हैं आप। लेकिन आपको पहले जो यूनिवर्सिटी हाउसिंग है वो यूनिवर्सिटी से लेनी चाहिए। हाँ सर, स्पाउस वीजा के लिए भी जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। लास्ट ईयर से इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है, अब वो सिर्फ मेन एप्लीकेंट को बुलाते हैं
इंटरव्यू के लिए और बायोमेट्रिक्स के लिए, उसके बाद वो को एप्लीकेंट को टाइम देते हैं। लेट्स सी वो इस साल क्या करते हैं, लेकिन जितने भी को एप्लीकेंट्स थे उन सब का वीजा लग गया है, उनका वीजा भी लग गया और उनके बाद में अपॉइंटमेंट होके वो आ भी गए हैं। कोई बहुत लंबा फर्क नहीं पड़ता कि आपको 2-2 साल वेट करना पड़े। डज मास्टर स्टूडेंट बिकम फ्री इफ मेन एप्लीकेंट गेट वर्क वीजा? और ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपको जो स्टडी आप कर रहे हैं इस टाइम, उस स्टडी को फ्री नहीं करती। वो कहती हैं अगर आप नई स्टडी स्टार्ट करेंगे तो वो स्टूडेंट के लिए फ्री होगी। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो मिडल ऑफ द सेशन भी आपको फ्री कर देती हैं अगर आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। वो सेमेस्टर बाय सेमेस्टर आपका स्टेटस चेक करती हैं। तो ये मतलब काफी सारे, मैं बहुत क्विक गो थ्रू करने की कोशिश की है सारे क्वेश्चंस को। ये वो सारे क्वेश्चंस थे जो अभी तक आप लोगों ने पूछे थे। और मैं आपको फिर एक दफा ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अप्लाई करने लगे हैं, खुद एडवेंचर करने से पहले एक दफा ये वैल्यूएशन जरूर ले लें कि आप जिस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं आप वहां एलिजिबल हैं, और अगर एलिजिबल हैं आपको आइल्स चाहिए या नहीं चाहिए। और विश यू बेस्ट ऑफ लक। और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट सेशन करेंगे, उसके अंदर जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं फिर उनको हम देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।